तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन नंबर 2.25। पहला क्वेश्चन है द अर्थ मून डिस्टेंस इज अबाउट 60 टाइम्स द अर्थ रेडियस, व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ द अर्थ अप्रोक्सीमेटली इन डिग्रीज एज सीन फ्रॉम द मून। तो पैरेलैक्स मेथड से अगर काम करें तो ये आपका लेट्स से अर्थ है और यहाँ पे आपका मून है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हमें पूछा गया है डायमीटर ऑफ अर्थ, तो अर्थ का डायमीटर हमें पता करना है एज सीन फ्रॉम द मून। तो ये मून से जब इसे देखा जा रहा है तो ये अर्थ का डायमीटर कितना होगा। तो दिस इज योर अर्थ और ये है आपका मून। तो पहला पार्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो अर्थ से मून का जो डिस्टेंस है 60 टाइम्स अर्थ का रेडियस है। तो अगर अर्थ का रेडियस r है तो ये 60r है, तो ये डायमीटर कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। अर्थ का रेडियस r मान ले तो डायमीटर अर्थ का 2r हो गया और ये डिस्टेंस दिया हुआ है हमें अर्थ के रेडियस के 60 टाइम्स। व्हाट विल बी डायमीटर ऑफ द अर्थ अप्रोक्सीमेटली इन डिग्रीज। तो ये एंगल हमसे पूछा जा रहा है थीटा। तो इस एंगल को हम डिफाइन कर सकते हैं थीटा इज इक्वल टू एज L अपॉन R। तो लेंथ तो हो गया यहाँ पे इस आर्क का 2r करके डिवाइडेड बाय रेडियस जो हो गया वो हो गया हमारा लेट्स से L बाय R की बात करें तो लेंथ ऑफ आर्क ये रहा और रेडियस मतलब ये डिस्टेंस वाला दैट इज 60r। तो ये आया निकल के 1/30 हम कह सकते हैं रेडियन में। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला है डिग्रीज में, तो हम जानते हैं 180 डिग्री में हमारा होता है पाई रेडियन। तो एक रेडियन में हमारा हो जाएगा 180 बाई पाई डिग्री करके। तो 1 रेडियन में हम कह सकते हैं 180 डिवाइडेड बाय ये निकल के आएगा पाई डिग्रीज में कहा जा सकता है। तो एक रेडियन में इतना डिग्री तो 1/30 रेडियन में कितना हो जाएगा। तो यूनिटरी मेथड से लिख सकते हैं 1/30 इंटू 180 डिवाइडेड बाय पाई, ये सब कुछ आएगा डिग्रीज में। अब 30 180 को 6 से कैंसिल करेगा तो ये हमारा आ गया 6/पाई डिग्रीज में। तो क्वेश्चन बोल रहा था हमें कि यहाँ पे आपको ये बात करना है कि ये कितना आया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 6/पाई करके। तो यहाँ पे हमें पूछा था डायमीटर ऑफ द अर्थ एज सीन फ्रॉम द मून, इसको हमें बताना है इन डिग्रीज करके। तो ये डिग्री में आपका इतना हो जाएगा। आई गेस समझ आया सबको। तो ये था पार्ट ए। अब आते हैं पार्ट बी पे बात करने। तो पार्ट बी बोल रहा है मून इज सीन टू बी हाफ डिग्री डायमीटर फ्रॉम द अर्थ, व्हाट मस्ट बी रिलेटिव साइज कंपेयर्ड टू द अर्थ। तो इसकी हम बात करें, यह पार्ट बी। तो ये लेट से आपका अर्थ है और ये लेट से आपका मून है। तो यहाँ पे पहला पार्ट क्या बोला है, मून इज सीन टू बी हाफ डिग्री डायमीटर फ्रॉम द अर्थ। मतलब अगर मून को अगर देखा जाए अर्थ से तो उसका जो डायमीटर है वो हाफ डिग्री है बस। तो हाफ डिग्री की बात हो रही है तो ये एंगल जो है ये एंगल है अपना हाफ डिग्री। अब ये हो गया लेट्स से θ1 एंगल लेट्स से। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये हो गया डायमीटर ऑफ लेट्स से मून डिवाइडेड बाय लेट्स से डिस्टेंस जो होगा लेट्स से r डिस्टेंस हो जाता है। तो इसे हम बोल सकते हैं मून का डायमीटर डिवाइडेड बाय ये बन के आएगा मेरे पास r। अब सिमिलर मैनर में हम बोल सकते हैं रिलेटिव साइज कंपेयर टू अर्थ, मून का रिलेटिव साइज अर्थ के कंपैरिजन में कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अब लेट्स से अगर मून से इस अर्थ के डायमीटर को अगर देखा जाए, तो मून से इस अर्थ के डायमीटर को अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो लेट्स से अर्थ को अगर हम देखते हैं मून से तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा ये एंगल हो जाएगा हमारा 2 डिग्री करके। अब यहाँ पे हम कन्वर्जन में जानते हैं 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो यहाँ पे 1 डिग्री आ जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन करके। तो हाफ डिग्री में कितना हो जाएगा हाफ इंटू पाई बाय 180। तो ये निकल के आएगा मेरा पाई बाय
360 रेडियन, याद रखना ये एंगल थीटा हमेशा रेडियन में होना चाहिए, या पाई बाय 360। अब ये एंगल हम कह सकते हैं अगर ये हाफ डिग्री है तो ये इसका रेसिप्रोकल होगा 2 डिग्री करके। अब ये रेडियस, ये डिस्टेंस तो आर ही रहेगा। अब ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा अर्थ का डायमीटर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं डायमीटर ऑफ अर्थ बाय रेडियस आर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 डिग्री। अब इसे रेडियन में ले जाएं तो 1 डिग्री में पाई बाय 180, तो 2 डिग्री में हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू 2 इंटू पाई बाय 180, दैट इज पाई बाय, ये बन के आया 90। अब हमें ये पता करना है मून का साइज अर्थ के साइज के कंपैरिजन में कितना होता है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों इक्वेशंस को अब हम डिवाइड करें, dm by dr d by dr, जैसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा रेशियो निकल के आएगा एज dm अपॉन de, r से r कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा पाई अपॉन 360 और यहाँ पे बचेगा हमारा पाई अपॉन 90। तो ये आ जाएगा 1/4 करके। तो यहाँ से कह सकते हैं मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से 4 टाइम्स छोटा है। तो बस इतना ही कंपेयर करना था कि लेट्स से कितने टाइम्स छोटा या बड़ा होगा। तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे बात करने। लिखा है फ्रॉम पैरेलैक्स मेजरमेंट सन इज फाउंड टू बी एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 400 टाइम्स द अर्थ मून डिस्टेंस, एस्टिमेट द रेशियो ऑफ सन अर्थ डायमीटर्स। तो यहाँ पे अगर बात करें सी पार्ट की, तो लेट्स से ये आपका सन है, उसके बाद ये आपका मून है और उसके बाद ये आपका अर्थ है लेट्स से। तो यहाँ से अगर हम दिखाएं आपको, लेट्स से ये रहा एंगुलर डायमीटर, ये क्वेश्चन में हम बोल सकते हैं कि सेम होगा। तो ये एंगुलर डायमीटर लेट्स से कहा जा सकता है हमारा सेम होगा बोल के। तो ये डिस्टेंस हमारा लेट्स से आपका, इसको आगे हम प्रोजेक्ट करें, अगर इस लाइन को आगे प्रोजेक्ट किया जाए, ये कहीं यहाँ पे मीट करेगा सपोज कीजिए, और यहाँ पे आपका लेट्स से अर्थ है, जहाँ से इस मून को और इस सन को देखा जा रहा है। एंगुलर डायमीटर, दिस इज योर सन, दिस इज योर मून एंड दिस इज योर अर्थ। तो यहाँ से इनके एंगुलर डायमीटर थीटा जो है वो इक्वल है। हमें सन अर्थ का डायमीटर का लेट्स से रेशियो पता करना है, रेशियो ऑफ सन अर्थ डायमीटर्स। तो यहाँ पे हम पहले बोल सकते हैं कि लेट्स से फ्रॉम पैरेलैक्स मेजरमेंट सन इज फाउंड टू बी एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 400 टाइम्स अर्थ मून डिस्टेंस। तो अर्थ से मून का जो डिस्टेंस है, लेट्स से ये डिस्टेंस है लेट्स से r करके। तो ये डिस्टेंस अगर r है तो सन है ना, सन से अर्थ का जो डिस्टेंस है 400 टाइम्स इस डिस्टेंस के है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 400 टाइम्स दिस डिस्टेंस r। तो सन अर्थ का डायमीटर कितना होगा? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि लेट्स से यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस r था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मून से अर्थ का डिस्टेंस अगर r था, तो ये डिस्टेंस बोला जा रहा है 400 r करके हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो आपका अगर सन एंड मून को अपीयर है ना, अगर देखा जाए अर्थ से सेम एंगुलर डायमीटर थीटा पे दिखाई देंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम कि ये रिलेशन से पहला रिलेशन मून का डायमीटर डिवाइडेड बाय आपका लेट्स से r थीटा विच इज इक्वल टू dm डिवाइडेड बाय r, मून का डायमीटर बाय r विल बी इक्वल टू सन का डायमीटर डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस 4r। तो सन का डायमीटर डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस आया 400 r करके, r से r कैंसिल हुआ, तो सन का डायमीटर जो है वो मून के डायमीटर के कितने टाइम्स आया? 400 टाइम्स आया। पर यहाँ पे क्वेश्चन हमें क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था हमें अर्थ के ना, सन अर्थ के डायमीटर का रेशियो पता करना है। तो सन का डायमीटर इतना और मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर से हमने सेकेंड पार्ट में निकाला था। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो मून का डायमीटर लेट्स से अर्थ के डायमीटर से 1/4 है, तो इसे de/4 लिख दिया जाए। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सन का डायमीटर बाय अर्थ के डायमीटर का रेशियो
ये आया 400/4 कैंसिल होगा तो ये आया 100, तो इसका आंसर हो जाता है हमारा 100:1 करके। तो ये था हमारा नेक्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। आई गेस समझ आया, यहाँ तक सब लोग स्क्रीनशॉट लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 2.26। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम मेजरिंग डिवाइसेस इज मोस्ट प्रिसाइज? वॉल क्लॉक, स्टॉप वॉच, डिजिटल वॉच एंड एन एटॉमिक क्लॉक। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं वॉल क्लॉक जो होगा वो आपका 1 सेकेंड, जैसे आप देखोगे जो घड़ी चलती है वो उसका स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है वो 1 सेकेंड का होता है। तो ये आपका वॉल क्लॉक कैन मेजर टाइम करेक्टली अप टू 1 सेकेंड। उसी तरह से स्टॉप वॉच की बात करें तो स्टॉप वॉच कैन मेजर, आप जैसे देखते हो स्टॉप वॉच में होता है ना, इस टाइप से होता है, आप अपने मोबाइल में खोलोगे, ये होता है आवर का, ये होता है मिनट का, ये होता है सेकेंड का, फिर फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड तक जा सकता है, मतलब 2 सेकेंड 30 लेट्स से मिली सेकेंड करते हुए, तो ये फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड तक मेजर कर सकता है, इससे कम में ये नहीं मेजर कर सकता। और ज्यादा प्रिसीजन का मतलब होगा कि ज्यादा रिजोल्यूशन, ज्यादा लेट्स से यूनिट तक मेजर कर पाए। उसी तरह से डिजिटल वॉच भी जो है वो आपका कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड तक मेजर करता है, आप डिजिटल क्लॉक में भी देखोगे इसी तरह से मेंशन होता है। जबकि एटॉमिक क्लॉक और ज्यादा हाईली प्रिसाइज होता है क्योंकि वो जो होगा वो आपका 10⁻⁻, लेट्स से -13 सेकेंड तक मेजर कर पाएगा। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसका प्रिसीजन बहुत ज्यादा होता है, मतलब ये आपको 1 सेकेंड को 10⁻13 पार्ट्स में डिवाइड करके और है ना मेजर कर सकता है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं ये जब आपका 99 लेट्स से कंप्लीट हो जाता है तब यहाँ एक आता है, मतलब इसने 1 सेकेंड को 99 पार्ट्स में डिवाइड किया। जबकि एटॉमिक क्लॉक जो होगा वो 1 सेकेंड को 10⁻13 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब हम बोल सकते हैं सेकेंड के बाद यहाँ 00013 तक चलेगा। तो इतना ज्यादा लेट्स से रिजोल्यूशन देगा, मतलब ये ज्यादा प्रिसाइज होगा। सो हम कह सकते हैं कि इन सभी में से जो सबसे बेस्ट टाइम मेजरिंग डिवाइस होगा, जो सबसे ज्यादा प्रिसाइज होगा, वो हमारा एटॉमिक क्लॉक होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी, एज ये आपका लेट्स से 1 सेकेंड को 10⁻13 पार्ट्स में डिवाइड करके लेट्स से बहुत ज्यादा रिजोल्यूशन तक मेजर कर सकता है। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा हमारा लेट्स से इसका ऑप्शन नंबर डी। तो आई गेस समझ आया, ये था 2.26। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर है मेरा 2.27। क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ अ गैलेक्सी is of the order of 10⁻25 meter. Calculate the order of magnitude of time taken by the light to reach us from the galaxy. तो हमें लाइट का स्पीड पता होता है which is equal to 3 into 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। फिर हमें ये डिस्टेंस पता है गैलेक्सी का, लेट्स से आपको अर्थ से ये डिस्टेंस है 10⁻25 मीटर करके। अब बोला गया है कितना टाइम लगेगा लाइट को हम तक पहुंचने के लिए इस गैलेक्सी से। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस टेक लेट्स से ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो यहाँ से टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब डिस्टेंस है हमारे पास एज लेट्स से 10⁻25 मीटर ऑर्डर का, ये हो गया डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय स्पीड है हमारा 3 into 10⁸8 कहा जा सकता है। तो यहाँ से टाइम आ गया 1/3 is 0.33 into 10 पावर, ये बन गया 17 सेकेंड्स करके कहा जा सकता है। तो ये टाइम हमारा निकल के आया एज 3.33 into 10⁻16 सेकेंड करके कहा जा सकता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा था ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमें बताना है of the time taken by the light to reach us from the let's say यहाँ पे गैलेक्सी से इस अर्थ तक का। तो हमारा आंसर हो जाता है टाइम इज इक्वल टू 3.33 into 10⁻16 सेकेंड। इतना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का होगा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम बात करें तो 10⁻16 ऑर्डर का लगभग टाइम होगा। तो ये था 2.27। आई गेस समझ आया। आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट लोगे। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.28। क्वेश्चन है वर्नियर स्केल ऑफ अ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप हैज 50 डिविजन्स which coincide with 49 main scale divisions. If each main scale division is 0.5 millimeter, calculate the minimum inaccuracy in the measurement of distance. That is least count हमें बात करना है. तो least count का मतलब होता है is equal to 1 main scale minus यहाँ लिखा जा सकता है as 1 vernier scale division. और यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक मेन स्केल डिवीजन 0.5 मिलीमीटर का है, तो ये तो हो गया 0.5 मिलीमीटर. और फिर हमें यहाँ पे दे रखा है कि 50 डिविजन्स वर्नियर स्केल के कोइंसाइड करते हैं 49 डिविजन्स मेन स्केल से. तो 50 हम बोल सकते हैं वर्नियर स्केल के डिवीजन आपके कोइंसाइड करते हैं 49 मेन स्केल के डिवीजन से. तो यहाँ से कहा जा सकता है एक वर्नियर स्केल का डिवीजन हमारा बन जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 50 ऑफ मेन स्केल डिवीजन करके. और एक मेन स्केल डिवीजन 0.5 मिलीमीटर है, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन हमारा 49 बाय 50 ऑफ 0.5 ये कहा जा सकता है मिलीमीटर बनने चल जाएगा. तो यहाँ से कहा जा सकता है एक वर्नियर स्केल डिवीजन जो होगा वो 49 डिवाइडेड बाय 100 मिलीमीटर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0.49 मिलीमीटर करके. तो यहाँ पे एक वर्नियर स्केल डिवीजन की बात करें, यह है हमारे पास 0.49 मिलीमीटर. तो 0.5 मिलीमीटर माइनस 0.49 मिलीमीटर यहाँ से आ जाता है 0.01 मिलीमीटर. तो ये वो मिनिमम इनएक्यूरेसी हो गई इन द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस जो है हमारा लीस्ट काउंट करके, जिसकी वैल्यू हमने निकाली है एज 0.01 मिलीमीटर. तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है हमारा 0.01 मिलीमीटर. आई गेस समझ आया क्वेश्चन नंबर 2.28. आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक सब लोग स्क्रीनशॉट ले लोगे. चलिए क्वेश्चन नंबर 2.29 पे आते हैं. 2.29 है ड्यूरिंग अ टोटल सोलर इक्लिप्स द मून almost entirely covers the sphere of the sun. Write the relation between the distances and sizes of the sun and the moon. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये जो मून है ये लेट से टोटली कवर कर देता है लेट से आपके इस सन को. तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये आपका हो जाएगा सोलर इक्लिप्स. लेट से यहाँ पे हम अर्थ पे खड़े होके इस सोलर इक्लिप्स को देख रहे हैं. तो यहाँ पे ये आपका लेट से कुछ इस तरह से होते हुए और यहाँ पे हम अर्थ पे खड़े हुए हैं. ये रहा सिचुएशन. अब यहाँ पे कहा जा सकता है ये आपका अर्थ का लेट से ये आपका सन का डायमीटर हो गया, ये आपका मून का डायमीटर हो गया. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डिस्टेंसेस एंड साइजेस ऑफ द सन एंड द मून के बारे में बात करना है. दिस इज द सन, ये बना हुआ है मून और ये है अपना अर्थ. तो यहाँ पे कह सकते हैं एंगुलर डायमीटर जो थीटा रहेगा वो सेम रहेगा. तो मून से अर्थ का डिस्टेंस लेट से ये डिस्टेंस हम कह रहे हैं हमारा लेट से RM करके बना हुआ है और लेट से सन से अर्थ का डिस्टेंस ये हम RS करके कह रहे हैं. उसी तरह से मून का डायमीटर DM करके कहा जा रहा है एंड सिमिलर वे में सन का डायमीटर को DS करके कहा जा रहा है. तो बाय पैरेलैक्स मेथड थीटा और सन डायमीटर कहलाएगा DS डिवाइडेड बाय RS, एज हम कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस दैट इज RS. तो ये आया DS अपॉन RS. ये हमारा हो जाएगा मून के डायमीटर डिवाइडेड बाय मून का अर्थ से डिस्टेंस दैट इज ये लिखा जाएगा DM डिवाइडेड बाय यहाँ पे बन जाएगा हमारा RM करके कहलाएगा. तो इस तरह से हम एक रिलेशन कह सकते हैं कि लेट्स से यहाँ पे बोला था रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंसेस एंड साइजेस ऑफ द सन एंड द मून. तो ये वो रिलेशन हो गया लेट्स से बिटवीन द डिस्टेंसेस एंड द साइजेस ऑफ द मून दैट इज लेट्स से साइज ऑफ द सन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ is equal to size of the moon that is diameter of the moon divided by distance of moon from the earth करके आया. तो ये हमारा रिलेशन हो जाता है जो हम पैरेलैक्स मेथड से निकाल के दिखाएं आपको. तो ये था आपका
2.29 आई गेस समझ आया। आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 2.30। क्वेश्चन है इफ द यूनिट ऑफ फोर्स इज 100 न्यूटन, यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 मीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम इज 100 सेकेंड, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ पे हमें मास को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम करके। तो यहाँ पे हम डायमेंशन का तीसरा एप्लीकेशन यूज करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम किसी भी क्वांटिटी को बाकी क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मास को एक्सप्रेस किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ फोर्स, लेंथ और हम कह सकते हैं टाइम। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट्स अगर बात करें पावर्स, तो ये पावर बने हुए हैं एज ए, बी एंड सी। तो इनको कंबाइंड वे में कहा जा सकता है m is proportional to f power a, l raised to power b and t raised to power c। और ये प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाई जा रही है k करके, तो विच इज f पावर a, l पावर b और यहाँ पे पड़ा हुआ है मेरा t पावर c। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये हमारा निकल के आएगा एज, यहाँ पे अगर डायमेंशन इसके लिखें तो ये हो गया डायमेंशनली m, के डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, f का डायमेंशन हम जानते हैं एज m l t माइनस 2, पावर बना हुआ है a, l का पावर बना हुआ है b और t का पावर हमारे पास बना हुआ है c। अब पावर इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे m पावर a, l का पावर बन गया a प्लस b और t का पावर बन गया माइनस 2a प्लस c। तो a की वैल्यू हम देख पा रहे हैं हमारी आई निकल के 1, a प्लस b की वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ से कहा जा सकता है b की वैल्यू हो गई माइनस ऑफ a दैट इज माइनस ऑफ 1 एंड सिमिलर वे में माइनस ऑफ 2a प्लस c, लेफ्ट साइड में t का पावर 0 है तो 0, c की वैल्यू 2a दैट इज 2 हो गई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं मास को इन टर्म्स ऑफ, लेट्स से आप लिख सकते हो एज k इंटू f का पावर a मतलब 1, l का पावर b मतलब माइनस 1 और ये बन गया t का पावर 2। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं मास जो आया निकल के वो हमारा हो गया एज f इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई l करके। अब हमें यहाँ पे बोलना है कि लेट्स से मास को एक्सप्रेस करना है इन सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। अब ये कोई नया सिस्टम ऑफ यूनिट हो जाता है जिसमें फोर्स को 100 न्यूटन, लेंथ को 10 मीटर एंड लेट्स से टाइम को 100 सेकेंड। अब इसको हम ये जो निकाले हैं ये ऐसे भी निकाल सकते थे सिंपली, f इज इक्वल टू हम जानते हैं ml t माइनस 2। तो यहाँ मास को एक्सप्रेस करना था तो मास लिख दिया जाएगा f अपॉन l और ये t स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई होके इंटू टी स्क्वायर होता, वही रिलेशन आया वैसे। तो हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते थे। तो यहाँ पे हम बोल देते हैं ये जो न्यू सिस्टम है, इस न्यू सिस्टम में मास का लेट्स से यूनिट डिवाइडेड बाय, हम SI सिस्टम में मास का यूनिट जानते हैं। तो अब हम यूज करने वाले हैं अपना डायमेंशन का यूज टू कन्वर्ट यूनिट्स। तो यहाँ पे मास लेट्स से हमारा f लेट्स से इंटू l माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो फोर्स इन लेट्स से ये है न्यू सिस्टम, पावर दोनों का लेट्स से डिवाइडेड बाय फोर्स इन SI सिस्टम, पावर बना हुआ है 1। उसी तरह से लेंथ का पावर माइनस 1 है तो लेंथ इन न्यू सिस्टम डिवाइडेड बाय लेंथ इन SI सिस्टम, पावर है माइनस 1 एंड टाइम इन न्यू सिस्टम डिवाइडेड बाय टाइम इन SI सिस्टम, इसका पावर है मेरे पास 2। अब फोर्स इस न्यू सिस्टम में 100 न्यूटन, लेंथ 10 मीटर और टाइम 100 सेकेंड। तो 100 10 100 वैल्यू यहाँ रख देता हूँ। तो फोर्स दिया हुआ है 100 न्यूटन, लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर और यहाँ पे हमें टाइम दिया हुआ है एज 100 सेकेंड इस न्यू सिस्टम में। और SI सिस्टम में फोर्स को हम जानते हैं 1 न्यूटन होता है, लेंथ को हम जानते हैं 1 मीटर होता है और टाइम को हम जानते हैं 1 सेकेंड होता है। अब इनके पावर की बात करें, दिस इज 1, दिस इज माइनस 1 एंड ये है 2। अब हमें पता करना है इस न्यू सिस्टम में मास कितना होगा और SI सिस्टम में हम जानते हैं मास जो होता है वो होता है 1 kg करके। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की जाए वैल्यू, तो मास इन न्यू सिस्टम इज इक्वल टू न्यूटन न्यूटन कैंसिल करेगा, मीटर मीटर कैंसिल करेगा, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल करेगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 kg और यहाँ पे आएगा 100 पावर 1, ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 1 और ये होगा 100 का पावर 2 दैट इज 10 पावर 2 का स्क्वायर
10 पावर 4, तो ये आया 10 पावर 5 हो जाएगा। तो इस न्यू सिस्टम में कहा जा सकता है जो मास होगा वो हमारा निकल के आ गया 10 पावर 5 kg, जिसमें फोर्स आपका 100 न्यूटन होता, लेंथ आपका 10 मीटर होता और टाइम आपका 100 सेकेंड होता। उस न्यू सिस्टम में मास हमने निकाला एज 10 पावर 5 kg करके होगा। तो ये था मेरा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई गेस समझ आया? यहाँ तक सब लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.31। क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज अ यूनिट बट नो डायमेंशन। तो ये आपको खुद ही सोचना है, ऐसा कोई क्वांटिटी जिसका लेट्स से यूनिट तो होता है पर कोई डायमेंशन नहीं होता। तो हम बात करें एंगल, तो एंगल का अगर बात करें लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस ऑफ लेट्स से सर्कल, तो इसका यूनिट जो होता है ऐसा यूनिट वो तो होता है रेडियन, पर इसके डायमेंशन की बात करें तो L अपॉन L करके ये डायमेंशन लेस हो जाता है। M0, L0, T0 कहा जा सकता है। तो नो डायमेंशन बट लेट्स से हैज ऐसा यूनिट एज रेडियन, तो ऐसा कौन सा क्वांटिटी अपना एंगल करके कहा जा सकता है। तो पहला क्वांटिटी हो गया एंगल, प्लेन एंगल का हो गया। आप लेट्स से ये आपका प्लेन एंगल करके कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड पार्ट इसका। सेकेंड पार्ट बोला है ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज नाइदर यूनिट नॉर डायमेंशंस। ऐसा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कोई भी यूनिट नहीं है और कोई भी डायमेंशन नहीं है। तो जैसे बात करें एवोगाड्रोस नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये एक सिंपल नंबर है। कितने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स है, तो इनका कोई यूनिट नहीं होता। एज वेल एज अगर हम बोल रहे हैं यूनिट नहीं है तो ऑब्वियसली इसका डायमेंशन भी नहीं होगा। डायमेंशन नहीं है तो यूनिट हो सकता है सच एज एंगल, पर अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगा। देयरफॉर ऐसा क्वांटिटी अपना एवोगाड्रोस नंबर हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं अ कांस्टेंट व्हिच हैज अ यूनिट। तो ऐसा कौन सा कांस्टेंट है जिसका यूनिट होता है। तो लेट्स से अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है हम जानते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब इसका यूनिट की बात करें तो F हम जानते हैं Gm1 m2 अपॉन r² है। तो इस ग्रेविटेशन कांस्टेंट का यूनिट हो जाएगा एज न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर हम कह सकते हैं kg²। तो इसका यूनिट है और ये कांस्टेंट भी है। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट करके। तो इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हम कह सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू होगा एज वेल एज लेट्स से इसका यूनिट भी होगा। तो इससे ये समझ आता है कि सारे कांस्टेंट के डायमेंशनलेस यूनिटलेस नहीं होते। जैसे एवोगाड्रो नंबर डायमेंशनलेस यूनिटलेस है एक कांस्टेंट होने के बावजूद, पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डायमेंशनलेस और यूनिटलेस दोनों ही नहीं है, उसका डायमेंशन भी है यूनिट भी है। नेक्स्ट है अ कांस्टेंट व्हिच हैज नो यूनिट। तो ऐसा कौन सा कांस्टेंट है जिसका कोई यूनिट नहीं। एक होता अपना जैसे एवोगाड्रो नंबर, एक कांस्टेंट है, और एक और कांस्टेंट जो आप आगे पढ़ोगे वो होता है रेनॉल्ड्स नंबर करके। ये भी एक कांस्टेंट ही है जिसका कोई यूनिट नहीं है। ये हम पढ़ेंगे फ्लूइड्स में जाके। ये बात करेंगे कि फ्लूइड्स में एक फ्लो टर्बुलेंट है या स्ट्रीमलाइन है, वो डिसाइड ये रेनॉल्ड्स नंबर करेगा। तो ये कांस्टेंट वैल्यू होता है जिसका रेंज जो होता है वो आपका लेट्स से 1000 से 3000 के बीच होता है। तो कांस्टेंट वैल्यू होती है जो ये डिसाइड करती है कि मेरा फ्लो टर्बुलेंट होगा या स्ट्रीमलाइन होगा करके। तो ये था 2.31। आई गेस समझ आया। चलिए आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें और आज के लिए इतना ही। तो यहाँ